हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है, यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी फार्माकोलॉजी में भी अप्लाई होगा। जो हम आगे चल के फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, यानी किसी ड्रग का एक्शन पढ़ेंगे, कैसे ड्रग हमारी बॉडी पे अफेक्ट करता है, कैसे किस पार्ट्स पे एक्शन करता है, तो वो सारा रिलेशन इसी पार्ट से जो है कनेक्टेड है। तो फार्माकोलॉजी जब तक हम पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, थर्ड ईयर में पढ़ेंगे, तो वो सारा फार्माकोलॉजी इसी कम्युनिकेशन, जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन है, इसी लेक्चर पे बेस्ड है। वैसे तो ये टॉपिक ही फार्माकोलॉजी का है, जो कि हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ये पहले एचएपी में नहीं रखा गया था, लेकिन इसको एक तरह से ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में इसको इंक्लूड किया गया। ये बाद में ऐड हुआ है। ये टोटल इसको हम डिटेल में फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा शॉर्ट में हमें एक ब्रीफ तरह से इसको समझना है एचएपी में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सेल कम्युनिकेशन, कि सेल कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे हमने एक डेफिनेशन पढ़ा था, ए ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन टू फॉर्म ए टिश्यूज एंड परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो अगर सारे ग्रुप जो सेल्स हैं वो किसी फंक्शन को करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब उनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोई कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो इसका मतलब किसी फंक्शन को करने के लिए अगर हम टीम वर्क कोई कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट किए बगैर उस वर्क को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो सेल्स कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं? या तो भाई कुछ डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, जो पड़ोसी है, बगल में है, हाँ भाई वहाँ जैसे कम्युनिकेट करना है तो यहीं से बोल दिए, बगल में ट्रांसमिट हो गया, ठीक है। अगर दूर कहीं ट्रांसमिट करना है कोई इंफॉर्मेशन, तो किसी माध्यम की वजह से, किसी एक तरह से कि कोई मॉलिक्यूल चाहिए जो यहाँ से वहां तक जाए और तुम्हारी इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचा दे। तो ये इस तरीके का कम्युनिकेशन होना है, यानी सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो फिजिकली कांटेक्ट करके या किसी को सेंड करके, किसी जरिए से इंफॉर्मेशन को सेंड करके सेल आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं ये हम देखेंगे। सेल सिग्नलिंग क्या है भी? सेल सिग्नल यानी कि सेल कोई सिग्नल भेजते हैं और जो दूसरे सेल हैं उस सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं। जैसे कोई सपोज कर लीजिए कि हमने पहले क्या होते थे, राजा महाराजा लोग अपने बिल्डिंग के ऊपर किसी को बिठा दिया या चलो एंटीना लगा दिया, तो वो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो वैसे सेल सिग्नलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इज अबाउट ए कम्युनिकेशन through which they send information from one group of cell to another group of cells, notify other cells what to do, what or not to do, ठीक है। क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, ये एक सिग्नल भेजते हैं, ठीक है। तो एक तरह से सिग्नल, एक तरह से कौन डिटेक्ट करेगा भाई? डिटेक्टर होने चाहिए उसके लिए रिसेप्टर होते हैं। तो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हम लोगों ने पढ़ा था ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन्स रिसेप्टर का काम करते हैं। तो ऐसे ही ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, वो एक डिटेक्टर का काम करते हैं, रिसेप्टर का। वो सिग्नल को एक तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। तो सपोज कर लीजिए ये सेल बहुत दूर है, इस सेल को कम्युनिकेट करना चाहता है, तो भाई क्या भेजेगा, एक दूत भेजेगा। तो यहाँ दूत का मतलब ये है कि कोई केमिकल रिलीज करेगा, ये सेल कोई केमिकल रिलीज करेगा। अब वो केमिकल ब्लड के थ्रू आएगा, ब्लड में रिलीज करेगा, तो ब्लड के थ्रू आएगा, और ब्लड के थ्रू आते आते वो दूर है कोई सेल, तो उस सेल के रिसेप्टर्स होते हैं, सेल के रिसेप्टर पे। अब ये यानी कि जैसे बिल्डिंग के ऊपर हमने किसी को बिठा दिया है, अब यहाँ से दूध जा रहा है, दूध को आइडेंटिफाई करेगा, अगर ठीक है, हाँ दूध है, तो इसके लिए है, तो ये इससे पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे जो आ रहा है, ये केमिकल जो आ रहा है,
वो इस रिसेप्टर पे, यहाँ पे क्या है, ये रिसेप्टर मतलब डिटेक्टर है, ये आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद बाइंड करते हैं। हर मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी जाके किसी भी रिसेप्टर से बाइंड हो जाए ना। बाइंड करने के बाद तो ये एक तरह से सिग्नल ट्रांसमिट हो गया, यहाँ से यहाँ पे हो गया, ठीक है। यानी कि इस ग्रुप ऑफ सेल ने दूसरे ग्रुप को सिग्नल भेजा, कम्युनिकेट किया, ठीक है। तो लिगैंड रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, उसके बाद फिर वो इंट्रासेलुलर चेंजेस होंगे और फिर वो रेस्पॉन्स आएगा। इसकी एनालिसिस होगी, अंदर की इस सिग्नल जो आया, इन्होंने जो भेजा उसकी एनालिसिस होगी और वो ट्रांसमिट होगा, अंदर तक जाएगा भाई। अब इसी को कहते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आता है सिग्नल ट्रांसडक्शन। ये तो सेल सिग्नलिंग हुआ, एक सेल से दूसरे सेल तक सिग्नल गया, इस तरीके की कम्युनिकेशन को कहते हैं सेल सिग्नल। इट इज ए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन through which one group of cell send information to another cell, to another group of cell what to do। इन्होंने इंफॉर्मेशन सेंड कर दिया कि क्या करना है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सेल सिग्नलिंग। अगला टर्म क्या है, सिग्नल ट्रांसडक्शन। अब सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या है कि इसके इन्फ्लुएंस में जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल है, यहाँ पे क्या है, सिग्नल आ गया। अब यहाँ जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल यहाँ तक है अभी, यानी गेट के ही ऊपर है, अभी सिग्नल आ गया। अब उस सिग्नल को अंदर पहुंचाना है सेल के अंदर, यानी महल के अंदर भैया वो सिग्नल लेके जाना है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इस दूध को हम अंदर भेजेंगे, जैसे वहां दूध को अंदर ले जाया जाता है, वहां दूध को, यहाँ क्या है कि यहाँ को इस लिगैंड को अंदर नहीं भेजा जाएगा, इसको ट्रांसमिट नहीं किया जाएगा। अब इसी सिग्नल की वजह से इनमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस होंगे। अब जो सिग्नल जा रहा है मॉलिक्यूलर लेवल पे, यानी कि एक ने किसी और को पहुंचाया, इसमें अब देखिए, इसको कोरिलेट करिए कि जो दूध भेजा जाता है वो दूध अंदर ले जाया जाता है, यहाँ पे जो लिगैंड आया है वो लिगैंड यहाँ से बाइंड हो जाएगा, ये अब दूसरे को सिग्नल भेजेंगे, ये खुद इस सिग्नल नहीं जाएगा, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल है ये जो है अंदर नहीं जाएगा, लिगैंड अंदर नहीं जाएगा, बिना अंदर जाए हुए अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई प्रोटीन अटैच है, उस प्रोटीन है या कोई एंजाइम है उसको फास्फोरिलेट करेगा, फिर अगला एंजाइम अंदर मिलेगा वो उसको फास्फोरिलेट करेगा, उसको फास्फोरिलेट, इस तरीके से ये एक मॉलिक्यूलर ट्रांसमिशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्नल ही ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन सेल टू सेल ना होके मॉलिक्यूलर सिग्नल, यानी इस सेल के अंदर यहाँ कई बहुत सारे प्रोटीन्स होंगे, एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, दूसरा प्रोटीन तीसरे एक्टिवेट करता है, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं और फिर फाइनल रेस्पॉन्स आता है। अब वो रेस्पॉन्स हो सकता है मसल कंट्रैक्शन भी हो सकता है, किसी एंजाइम की सिंथेसिस हो सकती है, किसी हार्मोन की सिंथेसिस हो सकती है, कोई हो सकता है कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर कोई बन रहा हो, साइटोकाइंस बन रहे होंगे। तो ये सेल के अंदर जो भी प्रोसेस होगा डिपेंड्स ऑन रेस्पॉन्स, डिपेंड्स ऑन लिगैंड्स। अब हम लोगों ने पढ़ा था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जैसे होता है कि भाई बाहर से आया न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे बाइंड करता है, फिर जो है सोडियम चैनल ओपन होते हैं, फिर अंदर आते हैं सोडियम आयन अंदर आते हैं, तो फिर डिपोलराइजेशन होता है, फिर मसल कंट्रैक्ट। तो ये तरीके का जो सेल के अंदर ट्रांसमिट हो रहा है सिग्नल ना, ये भी एक तरह से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो उसी को जो एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन मॉलिक्यूलर लेवल पे जो ट्रांसमिट हो रहा है सिग्नल, उसी को हम कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन, जो कि रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। क्लियर है भाई? तो सेल सिग्नलिंग और सिग्नल ट्रांसडक्शन में डिफरेंस ये है कि यहाँ से यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन आया वो सेल सिग्नलिंग हुआ, और यहाँ से एक्स्ट्रा सेलुलर यानी आउटसाइड टू इंटीरियर, आउटसाइड टू इंटीरियर अगर सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है तो इसको कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। अगला जो
टर्म हमें समझना है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स मतलब वही दूत जो इन्होंने सेंड किया, इंफॉर्मेशन किया। एनी मॉलिक्यूल, एनी केमिकल विच कैन बाइंड विद रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस रेस्पॉन्स, तो इनको कहते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। दे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, इनको लिगैंड कहा जाता है। ये हार्मोन्स हो सकते हैं, साइटोकाइंस हो सकते हैं, कोई इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होता है, TNF अल्फा, IL-6, इंटरल्यूकिन 6, TNF अल्फा, ये सब हो सकते हैं। और हो सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटाइलकोलिन, एड्रीनलिन, नॉरएड्रेनालिन, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, लिगैंड्स। फिर अब बात करते हैं रिसेप्टर की। तो रिसेप्टर का मतलब ये है कि भाई जो वो प्रोटीन मॉलिक्यूल या वो एंजाइम जो लिगैंड से बाइंड करे या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से बाइंड करे, उन्हीं को कहते हैं रिसेप्टर। ये 4 तरह के रिसेप्टर हम लोग पढ़ेंगे, और वो 4 तरह के रिसेप्टर पे ही डिपेंड करता है ट्रांसडक्शन कैसा हो रहा है। ठीक है, तो रिसेप्टर्स है प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल विच कैन बाइंड विद लिगैंड एंड प्रोड्यूस रेस्पॉन्स बाय ट्रांसमिटिंग सिग्नल। ठीक है, तो सबसे पहला जो रिसेप्टर है वो है लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। लिगैंड गेटेड आयन चैनल का मतलब यही पे आप देखते रहेंगे। अब यहाँ पे रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है। अब इनका जो चैनल से है, एक अटैच है, सिग्नल अटैच होगा इनका चैनल से। सपोज कर लीजिए कि ये रिसेप्टर्स हैं और ये अटैच हैं इस चैनल से, सोडियम चैनल है ये। ठीक है, तो इसको हम समझ लीजिए लिगैंड गेटेड आयन चैनल, यानी आयन गेटेड चैनल को ये रेगुलेट करते हैं। आयन गेटेड चैनल को, ये आयन चैनल्स को ये रेगुलेट करते हैं, उनको हम कहते हैं लिगैंड गेटेड आयन चैनल। तो सपोज कर लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल, कोई लिगैंड इस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, तो ये जो चैनल है सोडियम चैनल, ये पहले रेस्टिंग स्टेज में क्लोज्ड होते हैं, और क्लोज होते हैं जैसे ही रिसेप्टर बाइंड करेगा ये चैनल ओपन हो जाएगा। अच्छा, तो चैनल जब ओपन हो जाएगा तो सोडियम क्या होगा भाई, अंदर आएंगे। सोडियम अगर चैनल है तो सोडियम अंदर आएगा। सोडियम अंदर आएगा तो फिर क्या कराएगा भाई, डीपोलराइजेशन। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि पॉजिटिव आयन पहले बाहर होते हैं, चार्ज निगेटिव अंदर होते हैं, लेकिन जब पॉजिटिव आयन अंदर आएंगे तो रिवर्स हो जाएगा चार्ज, तो रिवर्सल को ही क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। और वही डीपोलराइजेशन फिर मसल कंट्रैक्शन कराएगा या कोई सिक्रीशन कराएगा, यानी कोई रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। तो जो लिगैंड गेटेड आयन चैनल होते हैं वो रिसेप्टर्स किसी आयन चैनल के साथ कपल्ड होते हैं, आयन चैनल के साथ। जब लिगैंड वहां बाइंड होगा रिसेप्टर पे तो आयन चैनल ओपन होंगे। आयन चैनल ओपन होंगे तो फिर आयन अंदर आएगा, आयन अंदर आएंगे तो डीपोलराइजेशन। अगर मान लीजिए यहाँ क्लोराइड होता तो क्लोराइड आएगा तो भाई अंदर आएगा तो फिर हाइपरपोलराइजेशन होगा। हाइपरपोलराइजेशन से मसल रिलैक्सेशन होगा या सिक्रीशन कोई होना होगा तो वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, हम बहुत सारे ड्रग हैं जो ऐसे चैनल्स पे बाइंड करते हैं, जैसे कि एसिटाइलकोलिन है हमारा, हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, वो रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो सोडियम चैनल ओपन होगा। सोडियम चैनल ओपन होगा तो डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन के बाद से फिर बहुत सारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होगा, और वो कैल्शियम फिर जो है आगे मसल कंट्रैक्शन कराएगा, है ना। स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन में हम पढ़ेंगे, तो ये वहां पे काम आएंगे। अब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स क्या होते हैं भाई, कुछ जो रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे ये रिसेप्टर्स हैं, तो ये रिसेप्टर्स अंदर जाके किसी प्रोटीन, जी प्रोटीन से अटैच होते हैं, जी प्रोटीन से। तो ये सपोज कर लीजिए यहाँ ये रिसेप्टर है, इस पे अगर कोई लिगैंड बाइंड होता है, इस पे कोई लिगैंड मॉलिक्यूल, कोई न्यूरोट्रांसमीटर, एड्रीनलिन, नॉरएड्रेनालिन, अगर इस पे जैसे ही बाइंड होगा तो ये क्या करता है, जी प्रोटीन को, ये जो जी प्रोटीन है नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड से, ये जो प्रोटीन होता है जी प्रोटीन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। यानी ये बाहर का मेम्ब्रेन है, ये अंदर का मेम्ब्रेन है, और इसी से प्रोटीन, ये जी प्रोटीन अटैच होता है। जी प्रोटीन एक्टिव भी हो सकते हैं और इनहिबिट भी हो सकते हैं,
डिपेंड्स ऑन जीएस जीआई, है ना। तो जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे, फिर जी प्रोटीन क्या करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम। एंजाइम होता है एडिनाइल साइक्लेज, उसको एक्टिवेट करेंगे। एडिनाइल साइक्लेज क्या करता है, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में, यानी साइक्लिक एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, और ये साइक्लिक एएमपी फर्दर इसी तरीके से फिर रेस्पॉन्स शो करता है। अदर प्रोटीन को फास्फोरिलेट करेंगे, ऐसे कई प्रोटीन होंगे उनको फास्फोरिलेट, जैसे साइक्लिक एएमपी क्या प्रोटीन काइनेज का फास्फोरिलेशन करेगा, ठीक है। तो साइक्लिक और हम कर देते हैं किसके, प्रोटीन काइनेज का फास्फोरिलेशन होगा, और ये फिर प्रोटीन काइनेज फर्दर रेस्पॉन्स शो करेंगे। अगर किसी हार्ट में हो रहा है तो भाई कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, मसल कंट्रैक्शन कराएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फर्दर रेस्पॉन्स ये प्रोड्यूस होता है। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कहते हैं वो रिसेप्टर जो प्रोटीन जी प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं। तो इस तरीके के मैकेनिज्म को कहते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो एंजाइम लिंक्ड होते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये हमारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये रिसेप्टर्स हैं, और रिसेप्टर ये इनर साइड में, यही रिसेप्टर का जो इनर साइड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर की तरफ, उनको हम कहते हैं एक तरह से एंजाइम है ये, एक तरह से ये टायरोसिन काइनेज एंजाइम होते हैं, मोस्टली टायरोसिन काइनेज एंजाइम होते हैं, यानी एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, एंजाइम के साथ ये अटैच है। तो जब यहाँ पे कोई लिगैंड बाइंड करेगा इस रिसेप्टर से, तो ये एंजाइम क्या होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी इनका फास्फोरिलेशन होता है। जो टायरोसिन काइनेज एंजाइम होता है, जो इनका लास्ट रेसिड्यू होता है, अमाइनो एसिड होता है, वो टायरोसिन होता है। तो टायरोसिन अमाइनो एसिड के साथ जो है फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है, तो इसी को कहते हैं कि भैया ये फास्फोरिलेशन हो गया, यानी ये एंजाइम अब एक्टिव हो गया, ठीक है। एक्टिव होने के बाद फिर इनका क्या होता है कि एक तरह से डाइमराइजेशन होता है, यानी कि बहुत सारे जो प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं वो पास में आ जाते हैं, ठीक है, पास में आ जाते हैं और मिलकर डाइमर बनाते हैं। डाइमर का मतलब डाइमराइजेशन हो गया, पास में क्लोज आ गए। पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स हैं, अब वो रिसेप्टर जैसे लिगैंड से बाइंड होंगे तो वो रिसेप्टर एक साथ आ जाएंगे, इनको कहते हैं डाइमराइजेशन। और उसी डाइमराइजेशन से फिर ये प्रोटीन काइनेज सी, उनको ये एक तरह से ये फास्फोरिलेट करते हैं। प्रोटीन काइनेज मोस्टली जो एंजाइम अगला प्रोटीन होता है वो प्रोटीन काइनेज होता है, तो प्रोटीन काइनेज का फास्फोरिलेशन होगा, और इसी तरीके से ये प्रोटीन काइनेज अगले प्रोटीन को फास्फोरिलेट करेगा, एक्टिवेट करेगा, और फाइनल हमको फिर रेस्पॉन्स, फाइनल हमको एक रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके का जो रिसेप्टर्स होते हैं जो एंजाइम के साथ अटैच होते हैं, उनको हम कहते हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, ठीक है। अब एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स हो गए, और कुछ होते हैं भाई कि जो रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पे मैंने जो देखा कि सारे रिसेप्टर्स जो भी थे वो सेलुलर रिसेप्टर थे, यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही अटैच थे, यानी कि ऊपर से ही हमने देख लिया कि भैया कुछ लिगैंड आ रहा है उसके साथ बाइंड करना है। लेकिन कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो यहां नहीं, सेल के ऊपर नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं होते, वो रिसेप्टर इंट्रासेलुलरली प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से इंट्रासेलुलरी यानी सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और जब लिगैंड अब बाइंड करना है, यानी कि जब कोई दूत आएगा बाहर से तो भैया उसको अंदर आना पड़ेगा पहले, इनको डिटेक्ट करने के लिए बाहर नहीं है, ये रिसेप्टर जो है लिगैंड से बाइंड नहीं करेंगे बाहर, अंदर ही बाइंड करेंगे, तो लिगैंड को अंदर आना पड़ेगा, और इस लिगैंड को फिर रिसेप्टर से ये बाइंड हो जाएंगे। जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, उनका एक और साइट होता है डीएनए साइट, डीएनए इस पे बाइंड करेगा भाई, डीएनए साइट होता है जो कि पहले तो ये ढका होता है, जैसे ही लिगैंड बाइंड करता है ये एक्सपोज हो जाता है। ये जो डीएनए बाइंडिंग साइट होता है ये पहले क्लोज होता है, बाद में ये एक्सपोज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या होता है कि जैसे ही रिसेप्टर बाइंड किया ये एक्सपोज हो गया, अब ये रिसेप्टर प्लस लिगैंड ये अंदर
एंटर करते हैं कहाँ, न्यूक्लियस में। इसीलिए इनको कहा जाता है न्यूक्लियर रिसेप्टर, या इनको कहा जाता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर या न्यूक्लियर रिसेप्टर, क्योंकि अभी न्यूक्लियर में जाएंगे और न्यूक्लियस में जाके ये किसी स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल चेन से ये अटैच हो जाते हैं। और आपको पता है कि डीएनए सीक्वेंस से ही फिर मैसेंजर आरएनए बनता है, और मैसेंजर आरएनए बनने के बाद फिर ट्रांसलेशन होता है और प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो यही जो प्रोटीन सिंथेसिस हुई, यही हमारा रेस्पॉन्स है। ठीक है, तो इस तरीके के रिसेप्टर्स को जो प्रोड्यूस करे रेस्पॉन्स, वो रिसेप्टर्स न्यूक्लियस में और इंट्रासेलुलरली पाए जाते हैं। इसीलिए इनको दो नाम से पुकारा जाता है, न्यूक्लियर रिसेप्टर या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो ये चार तरह के रिसेप्टर्स वर्क करते हैं, और हर ड्रग जो भी, मोस्टली जो, हर ड्रग नहीं कह सकते, मोस्टली ड्रग इन्हीं चारों रिसेप्टर पे बाइंड होकर ये रेस्पॉन्स, जो डिफरेंस रेस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है, वो डिफरेंट रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। कोई प्रोटीन सिंथेसिस करता है, कोई हार्मोन सिंथेसिस करता है, कोई मसल कंट्रैक्शन कराता है, कोई सिक्रीशन एंजाइम का कराता है, कोई कुछ भी जो प्रोसेस होते हैं, वो जो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं, वो इन्हीं रिसेप्टर्स पे बाइंड कर कर ये एक्शन आता है। ड्रग का एक्शन हम जब पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, तो फिर से इन चारों मैकेनिज्म को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। हो गया हमारा जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन। नोट्स आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक और टॉपिक है एचआईपी में, फॉर्म्स ऑफ सिग्नलिंग।